नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी आपसे मार्क जेफरसन और कुमारी सैंपुल के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं कुछ अन्य अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के जो पहले अमेरिकन भूगोलवेत्ता हैं उनका नाम है ईसा बोमेन। ठीक है, ये चित्र आप देख सकते हैं, ये अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं। चलिए इनके बारे में देखते हैं कि इन्होंने भूगोल में क्या क्या काम किया है। ईसा बोमेन का जन्म 1878 में हुआ और इनकी मृत्यु 1950 को हुई। ठीक है, इनका जन्म 1878 में संयुक्त राज्य अमेरिका के मिशिगन नगर में हुआ था। ठीक है, बोमेन ने मिशिगन के नॉर्मल कॉलेज से 1901 और 2 और हार्वर्ड विश्वविद्यालय से 1902 और 3 में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, यानी इन्होंने हायर एजुकेशन प्राप्त की। इसके पश्चात 1905 से बेल विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक H.E. ग्रेगरी के अधीन प्रशिक्षक यानी इंस्ट्रक्टर के रूप में कार्य आरंभ किया और वहां 1915 तक सेवारत रहे। इसी दौरान उन्होंने 1909 में डायरेक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर ली थी। 1915 में बोमेन को अमेरिकी भौगोलिक समिति यानी अमेरिकन ज्योग्राफिकल सोसाइटी के निदेशक पद पर नियुक्त किया गया, यानी कि डायरेक्टर बनाया गया 1915 में, और उन्होंने 1935 तक यानी 20 वर्षों तक उसके निर्देशक पद पर काम किया। किसके? अमेरिकी भौगोलिक समिति। इसके बाद 1913 में एंडीज पर्वत, विशेष रूप से पेरू, बोलिविया और चिली, ये तीनों देश हैं दोस्तों। पेरू, बोलिविया और चिली ये दक्षिण अमेरिका के देश हैं। एंडीज पर्वत के पर्वतीय क्षेत्र की विस्तृत भौगोलिक यात्राएं की। यात्रा के द्वारा उन्होंने मध्य एंडीज पर्वत के धरातलीय स्वरूप का विशेष अध्ययन किया है, यानी एंडीज पर्वत का जो मध्य भाग है उसका उन्होंने स्ट्रक्चरल अध्ययन किया। ठीक है, इसके बाद उनके अवकाश ग्रहण यानी 1948 में करने के पश्चात हॉपकिंस विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग का नाम ईसा बोमेन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, ईसा बोमेन्स स्कूल ऑफ ज्योग्राफी कर दिया गया। कहाँ के? हॉपकिंस विश्वविद्यालय का जो भूगोल विभाग था उसका नाम बदलकर किया गया था। इनकी दोस्तों कुछ रचनाएं हैं जो काफ़ी आपसे पूछी जाती हैं। फॉरेस्ट फिजियोग्राफी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का वन भू आकृति विज्ञान, जो कि 1911 में लिखी इन्होंने। द एंडीज साउथर्न पेरू यानी दक्षिण पेरू का एंडीज 1916 में लिखी। ये पुस्तक दोस्तों आपसे पूछी जाती है, जो तीसरे नंबर पर दी गई है। न्यू वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी यानी नया संसार, राजनीतिक भूगोल में समस्याएं। आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि न्यू वर्ल्ड किसकी पुस्तक है, तो आपका आंसर होगा ईसा बोमेन, जो कि उन्होंने 1921 में लिखी थी। ठीक है, तो ये आपको पूरा नाम याद रखना है। अगर आपसे न्यू वर्ल्ड पूछता है तब भी ईसा बोमेन ही है, और अगर पूरा नाम देता है द न्यू वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी तब भी ईसा बोमेन ही है। डेजर्ट ट्रायल्स ऑफ अटाकामा, अटाकामा के मरुस्थलीय पदचिन्ह। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अटाकामा मरुस्थल किस देश में है। ठीक है, इसके अलावा उनकी अगली पुस्तक है इंटरनेशनल रिलेशंस यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जो कि 1930 में लिखी। दोस्तों जी 6वें नंबर की मोस्ट इम्पोर्टेंट है द पाइन और फिंज, जो कि 1931 में लिखी थी। इसका हिंदी अनुवाद होता है पुरोगामी उपांत या अग्रोपांत। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। या इसी का अगला नाम है अग्रिम सीमा, अग्रिम सीमा। ठीक है, ये आपको तीनों नाम याद रखने हैं, पुरोगामी उपांत या अग्रोपांत या अग्रिम सीमा। इंग्लिश में द पायनियर फ्रिंज 1931 में। ये पुस्तक दोस्तों आपसे बहुत पूछी जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा उन्होंने लिखा ज्योग्राफी इन रिलेशन टू द सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञानों से भूगोल का संबंध, जो कि 1934 में लिखी थी। लिमिट्स ऑफ लैंड सेटलमेंट्स, ये पुस्तक भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप याद रखेंगे दोस्तों। भूमि अधिवास की सीमाएं, जो कि 1937 में लिखी। इसके अलावा उनके
भूगोल के क्षेत्र में क्या क्या योगदान है वो भी हम देख लेते हैं। भू आकृति विज्ञान यानी फिजियोग्राफी, इन्होंने क्या काम किया इसमें, इन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध भू आकृति विज्ञानी WM डेविस के निर्देशन में शिक्षा प्राप्त की थी और वे डेविस के विधि तंत्र से बहुत प्रभावित थे। दोस्तों WM डेविस के बारे में पिछले वीडियो में आपको बताया जा चुका है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, तो आपको WM डेविस का विधि तंत्र समझ में आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि आपको ईशा बोमेन का भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ईशा बोमेन के जो गुरु थे वो WM डेविस ही थे। 1911 में प्रकाशित उनकी पुस्तक संयुक्त राज्य अमेरिका का वन भू आकृति विज्ञान यानी फॉरेस्ट फिजियोग्राफी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में संयुक्त राज्य अमेरिका के भू आकृति प्रदेशों, मिट्टियों तथा वनीय पर्यावरण का विवेचन किया है उन्होंने। ठीक है, आगे देखते हैं। इस प्रकार इस विषय पर उनकी दूसरी पुस्तक दक्षिणी, यहाँ दोस्तों पेरू होगा, पेड़ नहीं होगा, ठीक है, दक्षिणी पेरू का एंडीज पर्वत द एंडीज ऑफ साउथर्न पेरू 1916 में प्रकाशित हुई थी, जो भू आकृति विज्ञान का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके अलावा राजनीतिक भूगोल यानी पॉलिटिकल ज्योग्राफी में उन्होंने क्या काम किया है। बोमेन को 1921 में प्रकाशित नया संसार, ये पुस्तक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, सन भी याद रखना है, 1921 में। न्यू वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी राजनीतिक भूगोल की एक महान उपहार है, यानी राजनीतिक भूगोल में जो नया वर्ल्ड पुस्तक है उनकी बहुत महत्व रखती है। ठीक है, यह किसी अमेरिकी भूगोलवेत्ता द्वारा लिखित राजनीतिक भूगोल का प्रथम गंभीर अध्ययन है। इसमें विश्व की अनेक जटिल राजनीतिक समस्याओं का विस्तृत भौगोलिक विवेचन किया गया है और साथ ही इसमें कई यूरोपीय देशों के सीमा क्षेत्रों की समस्याओं का भी वर्णन किया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि में अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक समस्याओं के विषय में सलाह लेने के लिए तत्कालीन अमेरिकी जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, दोस्तों आपको यहाँ पे दो बातें और जान लेनी चाहिए कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है आपका 1939 से लेकर के 45 तक चला। उस समय राष्ट्रपति कौन थे अमेरिका के, तो उस समय रूजवेल्ट राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो इन्होंने बोमेन की नियुक्ति राज्य के गृह विभाग में एक सलाहकार के रूप में की थी, जहां उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। ठीक है, तीसरे नंबर पर है दोस्तों कि बोमेन 1931 में प्रकाशित अपनी पुस्तक पुरोगामी उपांत द पाइनोर फ्रिंज, इसे ही अग्रगामी उपांत या अग्रिम सीमा भी कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, के लिए विख्यात हैं, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में कृषि की वर्तमान सीमा क्षेत्रों के पुरोगमन का अध्ययन है। उन्होंने 1934 में सामाजिक विज्ञानों से भूगोल का संबंध यानी ज्योग्राफी इन रिलेशन टू द सोशल साइंस नामक पुस्तक प्रकाशित की थी, जिसमें भूगोल के अध्ययन क्षेत्र तथा विधि तंत्र की विवेचना की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। ईशा बोमेन फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ब्रूंज के मित्र थे। ब्रूंज के बारे में भी दोस्तों आपको बताया जा चुका है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं, ब्रूंज के बारे में बताया गया है। तो ब्रूंज के शिष्य मित्र कौन थे, बोमेन थे, और उन्होंने ब्रूंज के फ्रांसीसी भाषा में जो प्रकाशित मानव भूगोल यानी ज्योग्राफिक ह्यूमन जो पुस्तक है ब्रूंज महोदय की, उनका अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित कराकर उनके विचारों का आंग्ल भाषी लोगों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया था। ठीक है, पिछले वीडियो में दोस्तों आपको बताया था कि जो कुमारी सैम्पुल थी, उन्होंने रेडजेल के द्वारा लिखी पुस्तक जो कि जर्मन भाषा में थी, उसका अंग्रेजी अनुवाद कराकर आंग्ल भाषी देशों यानी कि अंग्रेजी बोलने वाले देशों में प्रचार प्रसार किया था, और उस पुस्तक का नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी, जिसका अर्थ होता है मानव भूगोल। और ईशा बोमेन ने भी फ्रांसीसी भाषा में लिखी पुस्तक ब्रूंज की ह्यूमन ज्योग्राफी का अंग्रेजी अनुवाद कराकर अंग्रेजी बोलने वाले देशों में प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों संभववाद यानी पॉसिबिलिज्म। ईशा बोमेन संभववाद के कट्टर समर्थक थे। ठीक है, संभववाद में आपको बताया जा चुका है कि जब मानव और पर्यावरण के संबंधों की बात होती है
तो संभववाद में मानव को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है और प्रकृति यानी पर्यावरण को द्वितीय स्थान पर रखा जाता है। ठीक है, तो जो ईसा बोमेन थे वो संभववादी विचारधारा के समर्थक थे। संभववाद के पक्ष में तर्क देते हुए उन्होंने लिखा है कि मनुष्य दक्षिणी ध्रुव पर आरामदेह तथा प्रकाश युक्त पूर्ण नगर का निर्माण करने में समर्थ है और वहाँ शिक्षा, रंगमंच आदि की भी व्यवस्था कर सकता है। मनुष्य सहारा मरुस्थल में ऐसे कृत्रिम पर्वत का निर्माण करने में भी समर्थ है जो वहाँ वर्षा होने के लिए विवश कर दे। उनके अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण में मानव द्वारा किए गए परिवर्तन प्रत्येक स्थान और प्रदेश में पाए जाते हैं, यानी कि मनुष्य हर स्थान पर प्रकृति के साथ संबंध बनाते हुए प्रकृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन करता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगले अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं जो सबसे महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ताओं की लिस्ट में हैं। इनके बारे में तो आपको जानकारी होनी ही चाहिए। ग्रिफिथ टेलर उनका अगला नाम है। जो अगले अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं उनका नाम है ग्रिफिथ टेलर। यहाँ पर ग्रिफिथ टेलर जी का चित्र दिखाया गया है जो कि अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं, अमेरिकन ज्योग्राफर। चलिए इनके बारे में भी विस्तृत चर्चा कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। महान अमेरिकी भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर का जो जन्म है 1880 में हुआ और इनकी मृत्यु 1963 को हुई थी। ठीक है, और जन्म इनका लंदन में हुआ था, यानी ये यूरोप महाद्वीप में इनका जन्म हुआ क्योंकि यूरोप में एक देश है ब्रिटेन जिसकी राजधानी है लंदन और लंदन में ही इनका जन्म हुआ था 1880 में। टेलर के पिता एक खनन इंजीनियर थे, यानी खान में काम करते थे, और इनके माता पिता 1892 में ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में जाकर बस गए। यानी इनका जन्म कहाँ हुआ? लंदन में 1880 में, और 1892 में ये ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में जाकर बसे। तो जाहिर सी बात है शिक्षा दीक्षा वहीं होगी इनकी। टेलर की प्रारंभिक शिक्षा ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। उन्होंने 1904 में सिडनी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। यानी 1904 में इन्होंने सिडनी विश्वविद्यालय, जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक विश्वविद्यालय है, वहाँ से बीए की डिग्री प्राप्त की। ठीक है, 1907 में ग्रिफिथ टेलर की एक प्रथम नियुक्ति सिडनी विश्वविद्यालय के खनन विभाग में भू आकृति विज्ञान के पद पर हुई। उन्होंने 1916 में अंटार्कटिका की भूवैज्ञानिक संरचना, ये पुस्तक आपको याद रखनी है दोस्तों, अंटार्कटिका की भूवैज्ञानिक संरचना जो कि 1916 में प्रकाशित हुई थी, विषय पर शोध प्रबंध प्रस्तुत करके डायरेक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। 1918 से 1920 तक टेलर ने मेलबर्न विश्वविद्यालय, ये भी ऑस्ट्रेलिया का ही एक विश्वविद्यालय है, कि भौतिक भूगोल के प्राध्यापक के रूप में भी कार्य किया। 1920 में जब सिडनी विश्वविद्यालय में भूगोल का स्नातकोत्तर विभाग खोला गया, यानी कि जो एमए खोला गया सिडनी विश्वविद्यालय में, तो ग्रिफिथ टेलर को उसका प्रथम प्रोफेसर नियुक्त किया गया। ठीक है, टेलर कई वर्षों तक ऑस्ट्रेलियाई मौसम सेवा यानी ऑस्ट्रेलियन वेदर सर्विस का सक्रिय सदस्य भी रहे। वो टेलर ने 1928 में सिडनी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पद से त्यागपत्र देकर संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए और वहां शिकागो विश्वविद्यालय में भूगोल के प्रोफेसर के रिक्त पद पर नियुक्त कर लिए गए, जहां वे 1935 तक कार्य करते रहे। यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था? लंदन में, बस जाकर के कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद वे अमेरिका में जाकर के बस गए, जहाँ शिकागो विश्वविद्यालय में भूगोल का प्रोफेसर नियुक्त किया गया इन्हें। ठीक है, इसके बाद 1935 में टेलर शिकागो से टोरंटो विश्वविद्यालय कनाडा में पड़ता है, कनाडा चले गए और वहाँ 1951 यानी कि जब तक वो रिटायरमेंट नहीं हुए तब तक भूगोल के प्रोफेसर एवं विभाग अध्यक्ष पर कार्य करते रहे। ठीक है, टोरंटो विश्वविद्यालय से अवकाश ग्रहण करने के पश्चात 70 वर्ष की आयु यानी 1951 में टेलर पुनः ऑस्ट्रेलिया सिडनी लौट गए, जहां उन्होंने सम्मान सहित राष्ट्रीय प्रोफेसर यानी नेशनल प्रोफेसर बना दिया गया। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि ये 4-5 देशों में इन्होंने काम किया। पहले ये लंदन में जन्म हुआ, फिर ऑस्ट्रेलिया आए, ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका गए, अमेरिका से कनाडा गए, कनाडा से पुनः वो ऑस्ट्रेलिया वापस आ गए, जहां उन्हें राष्ट्रीय प्रोफेसर यानी नेशनल प्रोफेसर बना लिया गया।
वे 1958 में ऑस्ट्रेलियाई भूगोलवेत्ता संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष के लिए चुने गए। टेलर की कुछ रचनाएं हैं दोस्तों जो आपसे बहुत पूछी जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया फिजियोग्राफिक एंड इकोनॉमिक यानी ऑस्ट्रेलिया भौतिक और आर्थिकी। ऑस्ट्रेलियन एनवायरनमेंट एंड इट्स इन्फ्लुएंसेस ऑन ब्रिटिश सेटलमेंट यानी ऑस्ट्रेलियाई पर्यावरण और इसका ब्रिटिश अधिवास पर प्रभाव। रेशियल ज्योग्राफी, ये दोस्तों पुस्तक पूछी जाती है, ठीक है। रेशियल ज्योग्राफी यानी प्रजातीय भूगोल, रेडजिल की है। अर्बन ज्योग्राफी यानी नगरीय भूगोल। इसके अलावा इन्होंने एसे ऑन पॉपुलेशन ज्योग्राफी यानी कि जनसंख्या भूगोल पर निबंध। 6वें नंबर की क्वेश्चन पुस्तक बहुत पूछी जाती है दोस्तों, एनवायरनमेंट रेस एंड माइग्रेशन यानी पर्यावरण, प्रजाति और प्रवास। कनेडियन एनवायरनमेंट एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन ब्रिटिश एंड फ्रेंच सेटलमेंट, कनाडा का पर्यावरण और इसका ब्रिटिश और फ्रांसीसी अधिवास पर प्रभाव। कल्चरल ज्योग्राफी यानी सांस्कृतिक भूगोल, ये पुस्तक 9वें नंबर पर है जो दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी में भूगोल, ये बहुत पूछी गई है दोस्तों, कई बार पूछी जाती है, तो ये आपको याद रखना है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अंटार्कटिका यानी अंटार्कटिका की भौमिक संरचना, ठीक है। 11वें नंबर पर है दोस्तों इट्स आवर इवॉल्विंग सिविलाइजेशन एन इंट्रोडक्शन टू जियो पैसिफिक जियोग्राफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द पाथ टूवर्ड वर्ल्ड पीस, हमारी विकासशील सभ्यता भूशांति एवं विश्व शांति के पथ के भौगोलिक पक्षों का परिचय, ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछी जाती है। जर्नी मैन टेलर, ये उनकी 12वीं पुस्तक थी। इसके अलावा दोस्तों उनका योगदान हम देख लेते हैं, ये आपसे क्वेश्चन बार पूछे जाते हैं इनके योगदान से। प्रवास कटिबंध सिद्धांत यानी माइग्रेशन जोन थ्योरी, ठीक है। ग्रिफिथ टेलर ने 1919 में मानव प्रजातियों के उद्भव यानी मानव प्रजातियों की उत्पत्ति और विकास से संबंधित एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था जिसका नाम था माइग्रेशन जोन थ्योरी, जो कि 1919 में दी थी। तो ये भी दोस्तों याद रखना है कि किस लिए ये आई थी थ्योरी, तो प्रजातियों के उद्भव और विकास से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एक चित्र दिखाया गया है आपको ग्रिफिथ टेलर का प्रवास कटिबंध सिद्धांत। इस हम जनरली अगर बात करें तो उन्होंने मध्य एशिया में प्रजातियों की उत्पत्ति बताई है और वहीं से चारों तरफ प्रजातियों का प्रवास हुआ है, ऐसा इस चित्र के माध्यम से बताने की कोशिश की है उन्होंने दोस्तों 7 प्रजातियां बताई थी, ठीक है, जिसकी हम आगे भी चर्चा करेंगे। पहली थी निग्रिटो, दूसरे नंबर पर निग्रो, तीसरे पर ऑस्ट्रेलाइड, चौथे पर भूमध्य सागरी, 5वें पर नार्डिक, 6वें पर अल्पाइन और 7वें पर मंगोलिक। ये दोस्तों इन प्रजातियों का क्रम आपसे पूछा जाता है, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। वैसे हम आप भी आगे बात करते हैं। दोस्तों इन्होंने जो प्रजातियों के उद्भव और विकास से संबंधित सिद्धांत था उसे प्रवास कटिबंध सिद्धांत यानी माइग्रेशन जोन थ्योरी एवं कटिबंध एवं स्तर सिद्धांत यानी जोन एंड स्टेटा थ्योरी की संज्ञा भी प्रदान की थी, जो कि 1919 में दी थी। तो ये भी याद रखना है दोस्तों कि इसका दूसरा नाम है स्तर सिद्धांत यानी स्टेटा थ्योरी, ठीक है। इस सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने मानव प्रजातियों की उत्पत्ति और विकास की व्याख्या काल और क्षेत्र यानी टाइम एंड स्पेस के संदर्भ में की है। उन्होंने बताया कि सभी मानव प्रजातियों की उत्पत्ति महाहिमयुग यानी प्लीस्टोसीन काल, यहाँ पे दोस्तों प्लिस्टो नहीं होगा, प्लीस्टोसीन होगा, प्लीस्टोसीन युग, ठीक है, इसका दूसरा नाम है महाहिमयुग। तो उन्होंने बताया कि जो प्रजातियों की उत्पत्ति हुई थी वो प्लीस्टोसीन काल यानी युग से पहले मध्य एशिया, इन्होंने प्रजातियों की उत्पत्ति कहाँ बताई, मध्य एशिया को समस्त प्रजातियों का उद्भव स्थल माना है, जहाँ से फैल कर वे विभिन्न महाद्वीपों तक पहुँच गई हैं, ठीक है। इस चित्र के माध्यम से भी दोस्तों बताने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार प्रजातियों का जन्म हुआ, उत्पत्ति हुई और उनका प्रवास हुआ। ये जो बीच में गोला दिख रहा है यहाँ पर बताया गया है ये मध्य एशिया है, जहाँ पर बताया गया है
की प्रजातियों की उत्पत्ति हुई है। फिर इसके बाद दोस्तों आप अलग अलग कलर देख रहे होंगे, पहला ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां और ये सातवां, यानी 1 2 3 4 5 6 7। इसी प्रकार प्रजातियों का प्रचार हुआ है, यानी इस एरो से देख रहे होंगे प्रजातियां कैसे आगे बढ़ी हैं। ठीक है, यानी कि दोस्तों जो 7 क्रम है उनका, पहले निग्रिटो आई, फिर निग्रो, फिर ऑस्ट्रेलाइड, फिर भूमध्य सागरी, फिर नॉर्डिक, फिर अल्पाइन और फिर मंगोलिक। ठीक है, और इस चित्र के माध्यम से दोस्तों बताने की ये भी कोशिश की गई है कि जिस प्रजाति का जन्म पहले यहाँ पर हुआ था वो अब सबसे लास्ट में पाई जाती है, और जिसका जन्म सबसे लास्ट में हुआ था अब वो पहले पाई जाती है। ठीक है, अभी हम इस पर चर्चा करते हैं आगे। टेलर के अनुसार आदिकाल में, आदिकाल मतलब पुराने समय में, जब मध्य एशिया की जलवायु गर्म और मानव निवास के योग्य थी। ठीक है, कैसी थी? गर्म और मानव निवास के योग्य थी, तब वहाँ सर्वप्रथम निग्रिटो प्रजाति का उद्भव हुआ। बाद में जलवायु परिवर्तन के कारण वहाँ की जलवायु अति शीतल हो जाने पर, यानी पहले गर्म थी तो मानव की उत्पत्ति हुई, फिर वो कैसी हो गई? ठंडी हो गई, तो वहाँ से मानव प्रवास बाहर की ओर हुआ। पुनः अंतर हिमयुग आया। ठीक है, यानी कि दोस्तों 2 हिमयुग के बीच का जो समय था, मान ली हिमयुग ये है और हिमयुग ये है, तो इसके बीच का जो समय है उसे हम कहते हैं अंतर हिमयुग। ठीक है, तो जब पुनः अंतर हिमयुग आया तो जलवायु फिर से गर्म हुई और निवास योग्य होने पर दूसरी प्रजाति का जन्म हुआ जिसका नाम था निग्रो, विकसित हुई, जो पहले से अपेक्षाकृत उन्नत थी। अगला हिमयुग आने पर निग्रो प्रजाति भी बाहर की ओर स्थानांतरित हो गई। ठीक है, और यही क्रम चलता भी रहा आगे। इस प्रकार मध्य एशिया में हिमयुग और अंतर हिमयुग के क्रमिक आगमन से मध्य एशिया में 7 प्रमुख प्रजातियों का विकास हुआ। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, कितनी प्रजातियां? 7 प्रमुख प्रजातियों का विकास हुआ जो हिमयुगों में बाहर की ओर हटती गई। बाद में विकसित प्रजातियां पूर्ववर्ती प्रजातियों की तुलना में अधिक उन्नत और सबल होती थी, यानी कि जिस प्रजाति का जन्म पहले हुआ था वो कम सबल थी, और जिसका लास्ट में हुआ वो ज़्यादा सबल थी और उन्नत भी थी। ठीक है, इस प्रकार मध्य एशिया से क्रमशः निग्रिटो, निग्रो, ऑस्ट्रेलियाई, भूमध्य सागरी, नॉर्डिक, अल्पाइन और मंगोलाइड प्रजातियों का विकास हुआ। क्रमशः बाद में विकसित होने वाली प्रजातियां स्थानांतरण द्वारा अपने पूर्ववर्ती प्रजातियों को बाहर की ओर धकेलती चली गईं, यानी कि जो प्रजाति बाद में विकसित हुई वो पहले वाली प्रजाति को बाहर की ओर ढकेल दिया उन्होंने। ठीक है, यानी कि जो अंत में प्रजाति आई वो बीच में रही और जो पहले आई थी वो लास्ट में चली गई। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, इसका क्रम आपको याद रखना है इन प्रजातियों का। ठीक है, आगे देखते हैं। इस प्रकार जिन प्रजातियों का विकास सबसे पहले हुआ था वे वर्तमान समय में महाद्वीपों के बाह्य कटिबंधों यानी सीमांत क्षेत्रों में पाई जाती हैं, और बाद में विकसित होने वाली प्रजातियां क्रमशः महाद्वीपों के भीतरी कटिबंधों में पाई जाती हैं, जैसा अभी हमने चर्चा भी की। ठीक है, इस प्रकार सबसे बाद में विकसित मंगोलाइड प्रजाति मध्य एशिया में निवास करती है, जो कि आज भी दोस्तों सत्य है। जो कि आपका चाइना मंगोलिया वाला एरिया है वहाँ पर मंगोलाइड प्रजाति ही पाई जाती है, जो कि आपका मध्य एशिया पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है नवनियतिवाद यानी न्यू डिटर्मिनिज्म। ग्रिफिथ टेलर को नवनियतिवाद या नवनिश्चयवाद का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, ये दोस्तों आपसे हमेशा पूछा जाता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। उन्होंने नियतिवाद को नवीन स्वरूप प्रदान किया और मानव पर प्रकृति के नियंत्रण की नहीं बल्कि प्रभाव की व्याख्या की थी। ठीक है, जबकि दोस्तों जो नियतिवाद था, जो आपका नियतिवाद था वो मानता था कि प्रकृति का मानव पर पूर्ण नियंत्रण है। ठीक है, संभववाद ने क्या माना था? मानव का प्रकृति पर पूर्ण नियंत्रण है। ठीक है, लेकिन नवनिश्चयवाद जब आया तो उन्होंने बताया कि नियंत्रण नहीं है बल्कि प्रभाव है।
किसका? प्रकृति प्रकृति का मानव पर। ठीक है, तो प्रकृति के मानव पर इन्होंने प्रभाव की बात कही। टेलर ने इस बात पर बल दिया कि मानव जीवन पर प्रकृति का नियंत्रण, मतलब उन्होंने प्रकृति के नियंत्रण की पूर्ण उपेक्षा नहीं की जा सकती। किस पर? मानव जीवन पर, भले ही उसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, वो आगे कहते हैं, टेलर ने अपने संशोधित नियतिवाद को वैज्ञानिक नियतिवाद यानी साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म या आधुनिक नियतिवाद तथा ठहरो और जाओ नियतिवाद यानी स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहा है। दोस्तों ये भी आपसे बहुत पूछा जाता है, स्टॉप एंड गो यानी ठहरो और जाओ नियतिवाद की संकल्पना किसने दी थी? तो टेलर महोदय ने। यानी इसके 4 नाम हैं दोस्तों, नवनियतिवाद, नवनिश्चयवाद या वैज्ञानिक नियतिवाद या आधुनिक नियतिवाद या ठहरो और जाओ नियतिवाद। ये सब एक ही बात है दोस्तों, और अगर ये सब आपसे पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा जी, टेलर महोदय। ठीक है, आगे देखते हैं। उनके अनुसार प्रकृति चौराहे पर खड़ी ट्रैफिक पुलिस के समान है। ये भी दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि ट्रैफिक पुलिस के समान प्रकृति को किसने बताया? तो टेलर महोदय ने, यानी कि प्रकृति को उन्होंने चौराहा माना। प्रकृति को चौराहे पर खड़ी ट्रैफिक पुलिस के समान है, जो यात्रियों को चौराहे पर नियंत्रित करती है, किंतु उनके गंतव्य यानी कि जहाँ यात्रियों को जाना है वहाँ जाने से वे नहीं बदल सकती। जिस प्रकार यात्री को अपनी भलाई के लिए यातायात नियमों का पालन करना श्रेयस्कर है, उसी प्रकार मनुष्य को भी प्राकृतिक नियमों को ध्यान में रखकर कार्य करना ही हितकारी है, अन्यथा उसे अज्ञात कठिनाई या दुर्घटना का शिकार होना पड़ सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, अभी आपका लेटेस्ट तुर्की और सीरिया में भूकंप आया है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं मानव के क्रियाकलापों से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि मानव प्रकृति की उपेक्षा करते हुए निर्माण कार्य में व्यस्त रहता है, और जब प्रकृति गुस्सा होती है तो वो ऐसे ही बदला लेती है। ठीक है, इस प्रकार टेलर का नवनियतिवाद यह प्रतिपादित करता है कि मनुष्य पर प्रकृति का पूर्ण नियंत्रण नहीं है, मनुष्य पर प्रकृति का पूर्ण नियंत्रण नहीं है, किंतु उसके प्रभाव को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नगरीय विकास की अवस्थाएं यानी स्टेजेस ऑफ अर्बन ग्रोथ। यहाँ से भी दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस यहाँ से दोस्तों आपका क्रम पूछा जाता है इनका। ठीक है, तो क्रम आप याद रखेंगे। ग्रिफिथ टेलर ने 1953 में नगरों के विकास की 7 क्रमिक अवस्थाओं का वर्णन किया है, जो इस प्रकार है। इन्होंने दोस्तों 7 प्रजातियाँ भी बताई थी और 7 नगरों की क्रमिक अवस्थाएं भी बताई हैं इन्होंने। पहली अवस्था है पूर्व शैशव अवस्था है, यानी सब इन्फैंटाइल स्टेज। ये नगरीय विकास की पहली अवस्था है। ठीक है, जिसमें सड़क के किनारे कुछ मकान और दुकानें पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपकी शैशव अवस्था यानी इन्फैंटाइल स्टेज। इसमें सड़कों का जाल बनने लगता है और ग्रहों की संख्या भी बढ़ जाती है। तीसरी है आपकी बाल्यावस्था यानी कि जुवेनाइल स्टेज। इस अवस्था में विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्र स्पष्ट होने लगते हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार की क्रियाएं होने लगती हैं। इसके बाद चौथी किशोरावस्था यानी एडोलसेंट स्टेज। इसमें नगर का बाह्य विस्तार होता है और आवासीय भवनों में विविधता आने लगती है। ठीक है, यानी कि नगर अब धीरे धीरे बाहर की ओर विकसित होने लगता है। इसके बाद दूसरी 5वीं अवस्था है आपकी प्रौढ़ावस्था यानी मेच्योर स्टेज। यह नगर की पूर्ण विकसित अवस्था है, जिसमें विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्र स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद 6वां है आपकी उत्तर प्रौढ़ावस्था यानी कि लेट मैच्योर स्टेज। यह नगरीय विकास की चरम अवस्था है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि प्रौढ़ अवस्था जो है वो नगर विकास की पूर्ण विकसित अवस्था है। ठीक है, लेकिन जो उत्तर प्रौढ़ अवस्था है वो नगर विकास की चरम अवस्था है। तो इनमें दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है। और इस चरम अवस्था में नगर का ऊर्ध्ववर्ती विकास अधिक होता है। ठीक है, जहाँ दोस्तों पूर्ण विकसित अवस्था में एक नगर का क्षेत्र स्पष्ट होने लगता है। ठीक है, लेकिन उत्तर प्रौढ़ावस्था में
इसका ऊर्ध्ववर्ती यानी कि लंबवत विकास होता है, यानी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनने लगती हैं, 30-30 40-40 मंजिलों की बिल्डिंगें बनने लगती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ऊर्ध्ववर्ती विकास होता है। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि ऊर्ध्ववर्ती विकास टेलर की किस नगरीय अवस्था में होता है, तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रौढ़ावस्था में, जबकि पूर्ण विकसित होती है तो प्रौढ़ावस्था में, ठीक है। और इससे पहले हमने देखा था किशोर अवस्था में नगर का बाहर की ओर विस्तार होता है, ठीक है। मान लीजिए ये नगर है तो अब वो बड़ा होने लगता है, ठीक है। लेकिन उत्तर प्रौढ़ावस्था में इसी नगर में ऊंची ऊंची मंजिलें बनने लगती हैं। तो ये डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं। इसके बाद लास्ट दोस्तों है सातवीं आपकी वृद्धावस्था यानी कि सेनाइल स्टेज। ये नगरीय विकास की अंतिम और पतन की अवस्था है, यानी अब नगर का क्या होने लगता है, पतन होने लगता है, वो नष्ट होने लगता है, जिसमें नगर के अनेक भाग परित्यक्त और उजाड़ होने लगते हैं और नगर का विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो ये दोस्तों आपको क्रम, आपको जैसे प्रजातियों का क्रम याद रखना है, वैसे ही आपको नगरीय विकास की अवस्थाओं का क्रम भी याद रखना है, ठीक है। मानव प्रजातियों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन रेसेस, ग्रिफिथ टेलर ने 1921 में, ये सन भी आपको याद रखना है, कपाल सूचकांक यानी कि सेफेलिक इंडेक्स और बालों की बनावट यानी हेयर स्ट्रक्चर को प्रमुख आधार मानते हुए मानव प्रजातियों को निम्नलिखित 7 श्रेणियों में विभक्त किया। यानी इन्होंने जो काम किया वो 7 श्रेणियों में ही बांटा है। तो दोस्तों आपको इसका आधार याद रखना है। आधार क्या है, कपाल सूचकांक यानी कि सेफेलिक इंडेक्स और बालों की बनावट यानी हेयर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। 7 श्रेणियों में बांटा है, वो श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं ये भी हम देखेंगे। दोस्तों आपसे ये सूत्र भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सूत्र भी आप याद रखेंगे। कपाल सूचकांक बराबर कपाल की चौड़ाई बटे कपाल की लंबाई गुणा 100, ठीक है। और इस सूत्र का प्रयोग करते हुए उन्होंने बताया कि अगर कपाल सूचकांक 76 से कम है तो वो दीर्घ कपाली होगा, यानी कि उनका जो माथा होगा वो बड़ा होगा, ठीक है, और लंबा भी होगा। ये इंग्लिश वर्ड आपको याद रखना है दोस्तों, इसका नाम है डोलिसोसेफेलिक, ठीक है। अगर 76 से 81 के मध्य है, बीच में है, तो मध्य कपाली होगा यानी मेसोसेफेलिक, और 81 से यदि अधिक है तो प्रथु यानी कि छोटा कपाली होगा यानी ब्रेसिसेफेलिक। ये दोस्तों आपको क्रम याद रखना है क्योंकि क्रम आपसे पूछा जाता है, ठीक है। वो सीधे सीधे आपसे पूछता है कि अगर कपाल सूचकांक 81 से अधिक है तो उसका कपाल कैसा होगा, तो आपका आंसर होगा ब्रेसिसेफेलिक या छोटा कपाली, ठीक है। अगर 76 से कम है तो डोलिकोसेफेलिक। तो ये आपको याद रखना है। इसके आधार पर उन्होंने 7 प्रजातियां बताई थी। वो कौन सी थी? पहली थी निग्रिटो, यानी जिनका पतला सिर होता है और अत्यधिक छल्लेदार बाल होते हैं। इसके बाद है निग्रो, जो बहुत लंबा सिर होता है और छल्लेदार, यहाँ पे दोस्तों छल्ला होगा, उल्ले नहीं होगा, छल्लेदार बाल होते हैं, यहाँ पे चाल भी नहीं होगा, बाल होता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियाइड, जो लंबा सिर है और मध्यम घुंघराले बाल हैं, ठीक है। भूमध्य सागरी यानी मेडिटेरेनियन, मध्यम लंबा सिर और लहरदार बाल। इसके बाद है नार्डिक, जिसका मध्यम सिर है और लहरदार बाल इसके भी हैं। इसके बाद अल्पाइन, अल्पाइन का थोड़ा यहाँ पे दोस्तों चौड़ा होगा, थोड़ा नहीं होगा, चौड़ा सिर और सीधे बाल हैं। मंगोलिक यानी मंगोलाइड, अधिक चौड़ा सिर और सीधे बाल, ठीक है। जैसा कि आप चाइनीज लोगों के देखते होंगे सीधे बाल रहते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वो मंगोलाइड हैं। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने जलवायु आरेख यानी क्लाइमेटिक ग्राफ्स भी बनाया। टेलर ने ऑस्ट्रेलिया की मौसमी दशाओं को प्रदर्शित करने के लिए 2 नवीन रेखा चित्रों यानी कि ग्राफों का निर्माण किया था, जिन्हें क्लाइमोग्राफ और हीदर ग्राफ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे दोस्तों हीदर ग्राफ होगा, ठीक है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि क्लाइमोग्राफ और हीदर ग्राफ किसने बनाया था, तो टेलर महोदय ने, या क्लाइमोग्राफ और हीदर ग्राफ के जनक कौन है, तो टेलर महोदय हैं, ठीक है। और उन्होंने क्लाइमोग्राफ द्वारा किसी स्थान के 12 महीने के सापेक्ष तापमान या आर्द्र बल्ब तापमान और सापेक्ष आर्द्रता को, और हीदर ग्राफ 12 महीने के औसत तापक्रम और वर्षा की मात्रा को बहुभुज के रूप में प्रदर्शित किया था।
तो दोस्तों ये आपको दोनों बातें याद रखनी है कि क्लाइमोग्राफ के द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है, तो किसी स्थान के 12 महीने के सापेक्ष तापमान या आर्द्र बल्ब तापमान और सापेक्ष आर्द्रता, ठीक है। और हीडरग्राफ द्वारा 12 महीने का औसत तापक्रम और औसत वर्षा की मात्रा बहुभुज के रूप में प्रदर्शित की जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों अन्य प्रमुख तत्व हैं जो अदर एग्जामों में और भी पूछे गए हैं। जैसे उन्होंने एक वर्ड दिया था, एन इंट्रोडक्शन टू जियो पैसिफिक शब्द दिया था उन्होंने, एन इंट्रोडक्शन टू जियो पैसिफिक भी शब्द दिया। इसके अलावा उन्होंने मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, सभ्यता को नहीं। ये कथन भी दोस्तों आपसे पूछा गया है कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, सभ्यता को नहीं। इसके अलावा दोस्तों ये पुस्तक भी आपसे पूछी गई है कई बार कि मॉडर्न इंडिया किसकी पुस्तक है, मॉडर्न इंडिया, तो ये आपकी ग्रिफिथ टेलर महोदय की है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज यहीं तक, आज हमने आपसे बात की ईसा बोमेन और ग्रिफिथ टेलर महोदय के बारे में विस्तृत चर्चा की है, जिसमें हमने पुस्तकें, उनकी विचारधाराएं और विधि तंत्रों को देखा है, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो से संबंधित जो PDF है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य भूगोलवेत्ताओं के साथ जो अमेरिकन होंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।